जमाना था जब पहाड़ों के दामन में बसे एक गमनाम से गांव में मिट्टी से बनी एक कमजोर सी झोंपड़ी खड़ी थी। इस झोंपड़ी की दीवारें कुची थीं, छत तनकों और लकड़ी के सहारे टुक्की हुई थी, और बारिश के दिनों में उसका हाल ऐसा होता जैसे आसमान जमीन से बदला ले रहा हो। बादल जब बरसने पर आते तो पानी छत से टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर छोटे छोटे गड्ढे बना देता। इन्हीं गड्ढों के बीच दो मासूम जिंदगियां सांस लेती थीं। इस झोंपड़ी में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम हारिस था और बहन को सब होरिया के नाम से जानते थे। दोनों कम उम्री में ही हालात की सख्तियां देख चुके थे। उनके चेहरों पर उम्र से पहले ही संजीदगी उतर आई थी, मगर उसके बावजूद उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक अभी बाकी थी। इनकी मां शदीद बीमार थीं, कई महीनों से बस्तर से नहीं उठ सकी थीं। गांव का हकीम भी हाथ खड़े कर चुका था, क्योंकि इलाज के लिए जो दवाएं दरकार थीं वो उनके बस से बाहर थीं। घर में मौजूद थोड़ा बहुत इनाज खत्म हो चुका था। फाकों ने मुस्तकिल डेरे डाल लिए थे। ऐसे में घर की तमाम जिम्मेदारी हारिस के कमजोर मगर हौसलामंद कुंधों पर आ गई। हारिस ने पढ़ने लिखने का ख्वाब बहुत पहले दफन कर दिया था। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दो था, मां की सांसें बचाए रखना और बहन की इज्जत व हिफाजत। इसी मकसद के तहत उसने करीबी शहर के शाही महल में काम तलाश किया। किस्मत ने उस पर पहली बार थोड़ी सी मेहरबानी की और उसे शाही उस्तबल में घोड़ों का कोचवान रख लिया गया। हारिस दिन रात मेहनत करता, घोड़ों को नहलाता, उन्हें चारा डालता, उनके जख्म साफ करता और उस्तबल को चमकाता। उसकी मेहनत और दियानतदारी आहिस्ता आहिस्ता सबकी नजर में आने लगी। खुद बादशाह भी इस नौजवान की लगन से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। लेकिन हारिस के दिल में सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक फन भी छुपा था। उसे तस्वीरें बनाने का शौक था। जब दिन भर की मशक्कत के बाद इस्तबल खामोश हो जाता और सब लोग चले जाते, तो हारिस कोयले का एक टुकड़ा उठाता और दीवारों पर तस्वीरें बनाने लगता। कभी घोड़े, कभी परंदे और कभी अपने गांव की यादों को वो दीवारों पर उतार देता। एक दिन उसने उस्तबल की एक दीवार पर अपनी बहन होरिया की तस्वीर बना दी। वो तस्वीर हैरत अंगीज हद तक जीती जागती थी। होरिया की मासूम आंखें, उसके चेहरे की सादगी, सब कुछ जैसे दीवार में कैद हो गया हो। हारिस जब भी थक जाता, इस तस्वीर को देखता और उसे यूं महसूस होता जैसे उसकी बहन उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। एक सुबह बादशाह सलामत अपने पसंदीदा घोड़े को देखने उस्तबल आए। इनकी नजर अचानक इस तस्वीर पर जा ठहरी। वो चंद लम्हे वहीं खड़े रहे। तस्वीर में छिपी मासूमियत और फन ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने फौरन हारिस को बुलाने का हुक्म दिया। ये तस्वीर किसकी है? बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा। हारिस ने झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, ये मेरी बहन होरिया है। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन शाही बावर्ची खाने की जिम्मेदारी संभाले। वो यहां महफूज रहेगी और तुम्हारी मां का इलाज भी शाही तबीब करेंगे। ये सुनकर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्फाज में अपना शक अदा न कर सका। उसी दिन वो गांव गया और अपनी बहन और बीमार मां को महल ले आया। होरिया ने जब शाही बावर्ची खाने में कदम रखा तो उसकी सादगी सबको भा गई। उसके हाथ में अजीब सा जायका था। पहले ही दिन उसने जो खाना तैयार किया, उसकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। बादशाह ने जब पहला हवाला लिया तो वो हैरान रह गए। इस दिन के बाद रोज का मामूल बन गया। होरिया खाना लाती और हर पकवान के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाती। बादशाह, जो हमेशा सल्तनत के बोझ तले दबे रहते थे, अब इन लम्हों का इंतजार करने लगे। मगर महल की ऊंची दीवारों के पीछे हसद भी पल रहा था। बादशाह की कजन शहजादी जोया ये सब खामोशी से देख रही थी। उसके दिल में नफरत की आग जलने लगी थी। वो खुद तख्त के ख्वाब देखती थी और एक आम सी बावर्चन का यूं बादशाह के दिल तक पहुंच जाना उसे बर्दाश्त न था। इसी नफरत ने एक खौफनाक इंजाम की बुनियाद रख दी। जारी है पार्ट 2 में। महल की फजा बज़ाहिर पुरस्कून थी, मगर इस खामोशी के पीछे साजिशों की सरगोशियां जन्म ले चुकी थीं। होरिया की सादगी, उसका खुलूस और उसके हाथों के जायके ने जहां बादशाह के दिल में जगह बना ली थी, वहीं ये सब चीजें कुछ लोगों के लिए जहर बन चुकी थीं। इनमें सबसे नुमायां नाम शहजादी जोया का था। जोया बचपन ही से शाही माहौल में पली बढ़ी थी। इसने रेशमी लिबास, सोने के ज़ीवरात और महल की शान और शौकत के सिवा कुछ देखा ही नहीं था। उसके दिल में ये बात रच बस गई थी कि तख्त वो ताज पर सिर्फ उसी का हक है। वो खुद को आइंदा मलका तसव्वर करती थी और इसी गुरूर ने उसकी सोच को अंधा कर दिया था। होरिया की रोज बरोज बढ़ती हुई मकबूलियत जोया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। जब वो देखती कि बादशाह होरिया की
बातों पर मुस्कुराते हैं, इसके बनाए हुए खानों की तारीफ करते हैं और उसे इज्जत से मुखातब करते हैं, तो ज़ोया के दिल में हसद की आग मजीद भड़क उठती। एक दिन ज़ोया ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, यह सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। एक मामूली सी लड़की, वो भी एक बावर्ची, कभी उस तख्त पर नहीं बैठ सकती जो मेरा हक है। इसी दिन से ज़ोया ने होरिया को करीब से देखना शुरू कर दिया। वो उसकी आदत, उसके मामूलात और उसकी मासूम कमजोरियों पर नजर रखने लगी। हुरिया को इन बातों का जरा भी अंदाजा न था। वो सबको अपना ही जैसा समझती थी, साफ दिल, बेगरज और सच्चा। होरिया की जिंदगी अब महल के उसूलों के मुताबिक ढलने लगी थी, मगर उसके दिल में गुरूर नाम की कोई चीज पैदा न हुई। वो आज भी इसी तरह मां की तीमारदारी करती, भाई के लिए दहा करती और अपने काम को इबादत समझकर इंजाम देती थी। बादशाह सलामत भी अब खुले लफ्जों में होरिया की तारीफ करने लगे थे। एक दिन उन्होंने हारिस को बुलाकर कहा था, तुम्हारी बहन ने न सिर्फ हमारे दस्तरख्वान को बल्कि हमारे दिल को भी सजा दिया है। ये अल्फाज ज़ोया के कानों तक भी पहुंचे और वो समझ गई कि अगर उसने अब कुछ न किया तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। चंद दिन बाद ज़ोया ने एक नई चाल चली। उसने होरिया के पास आकर बड़ी नरमी से कहा, होरिया, तुम अब इस महल का हिस्सा हो, तुम्हें यहाँ के खूबसूरत मकामात देखने चाहिए। महल के पीछे समंदर का किनारा है, वहां का नजारा दिल मोह लेने वाला है। होरिया ने पहले तो हचकचाहट महसूस की, मगर ज़ोया के लहजे में ऐसी बनावटी अपनायत थी कि वो इनकार न कर सकी। उसे क्या मालूम था कि ये दावत दरअसल एक जाल है। अगली सुबह दोनों महल के पछले हिस्से की तरफ रवाना हुई। ये इलाका आम लोगों के लिए ममनुआ था। ऊंची चट्टानें, नीचे गरजता हुआ समंदर और एक तंग पथरीला रास्ता। मंदिर जितना खूबसूरत था, इतना ही खतरनाक भी। होरिया फितरत के हुस्न को देखकर हैरान रह गई। वो बोली, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ज़ोया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। जैसे ही वो इस मकाम पर पहुंचे जहां रास्ता सबसे तंग था, ज़ोया का चेहरा यकदम बदल गया। उसने होरिया की तरफ नफरत से देखा और कहा, तुम्हें लगता है तुम इस तख्त के काबिल हो? एक मामूली सी बावर्ची, तुमने मेरे ख्वाब चरा लिए हैं। होरिया कुछ समझ न पाई। वो पीछे हटी और बोली, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कभी मगर उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, ज़ोया ने पूरी कुव्वत से उसे धिका दे दिया। होरिया की चीख फजा में गूंजी और उसका जिस्म खला में मौलिक होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। ज़ोया चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर तेजी से महल की तरफ लौट गई। महल पहुंचकर उसने आंसुओं का ढोंग रचाया और सबको बताया कि सैर के दौरान होरिया का पांव फिसल गया और वो समंदर में गिर गई। ये खबर बजली बनकर महल में फैल गई। बादशाह सलामत पर जैसे सख्ता तारी हो गया। हारिस को जब ये खबर मिली तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो दीवानावार समंदर के किनारे पहुंचा, मगर वहां सिवाय शूर मचाती लहरों के कुछ न था। सब यही समझे कि होरिया अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। होरिया सीधा समंदर में नहीं गिरी थी। चट्टानों के बीच एक पुराना खफिया रास्ता था जो कभी शाही खानदान ने हंगामी हालात के लिए बनवाया था। वो इसी रास्ते में जा गिरी। उसे शदीद चोटें आईं, मगर उसकी सांसें बाकी थीं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अंधेरे और खामोशी में पाया। दर्द से उसका जिस्म कांप रहा था, मगर उसके दिल में जिंदा रहने की जद जाग उठी। उसने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। कई घंटों की जदोजहद के बाद उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। वो इसी समझ चलती रही, यहां तक कि उसे दूर महल के मीनार नजर आने लगे। इस लम्हे उसे यकीन हो गया कि सच्चाई को सामने आना ही होगा। जारी है पार्ट 3 में। चट्टानों के दरमियान वो खफिया रास्ता खामोश था, जैसे सदियों से किसी के कदमों का मुंतजर हो। होरिया जख्मी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों और पैरों पर खिराशें थीं, मगर उसकी आंखों में हौसला अभी जिंदा था। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। हर कदम दर्द से भरा था, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था, मुझे सच साबित करना है। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो खफिया रास्ता महल के पछले हिस्से में जा खला। रात का वक्त था। महल की रोशनियां दूर से जगमगा रही थीं, मगर इस रोशनी के पीछे गम और फरीब छिपा हुआ था। होरिया ने अपने आंसू पूंछे और सीधी बादशाह के महल की तरफ चल दी। इसी दौरान महल के अंदर कहराम मचा हुआ था। बादशाह सलामत कई दिनों से खामोश थे। सल्तनत के फैसले अल्तवा का शिकार हो चुके थे। इनकी आंखों में नींद नहीं और दिल में सुकून नाम की कोई चीज बाकी न रही थी। हारिस दिन रात समंदर के किनारे जाकर बहन को पुकारता, शायद कोई मौज उसकी आवाज लौटा दे। दूसरी तरफ ज़ोया खुद को कामयाब समझ रही थी। वो सियाह लिबास पहनकर झूठी उदासी का इजहार करती, मगर तन्हाई में आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराती। रास्ते से हट गई,
अब तख्त मेरा है। ये सोचकर उसका गुरूर और बढ़ जाता। इसी रात जब बादशाह तन्हाई में बाग में टहल रहे थे, एक कमजोर सी आवाज ने फजा को चीर दिया। जहां पुनाह बादशाह चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा। अंधेरे से एक साया अभरा जो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। जब वो रोशनी में आई तो बादशाह के कदमों तले से जमीन निकल गई। होरिया, उनकी आवाज कांप रही थी। क्या ये कोई ख्वाब है? होरिया घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, ये ख्वाब नहीं जहां पनाह, ये सच है। उसने सारी रोदात सुनाई। जोया की चाल, इसका गुरूर और वो धक्का जिसने उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की थी। हर लफ्ज के साथ बादशाह का चेहरा सर्ख होता गया। जब कहानी खत्म हुई तो बाग में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जोया को दरबार में पेश किया जाए। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। जोया पूरे एतमाद के साथ आई, मगर जैसे ही उसकी नजर जिंदा होरिया पर पड़ी, उसका रंग जर्द पड़ गया। उसकी जबान साथ छोड़ गई। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? जोया ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर सच की मौजूदगी में झूठ ज्यादा देर ठहर न सका। मुहाफिजों और गवाहों के सामने उसका जुर्म साबित हो गया। बादशाह ने फैसला सुनाया, गुरूर और हसद ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम शाही खानदान की इज्जत के लायक नहीं रही। आज से तुम उस महल और उस सल्तनत से निकाल दी जाती हो। जोया को महल से निकाल दिया गया और उसका नाम तारीख के स्याह बाब में दफन हो गया। होरिया को शाही तबीबों के हवाले किया गया। चंद ही दिनों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। माँ ने जब बेटी को जिंदा देखा तो शुक्र के आंसू बहाने लगे। हारिस ने पहली बार सुकून की सांस ली। चंद हिफ्तों बाद पूरे मुल्क में खुशी का ऐलान हुआ। बादशाह और होरिया की शादी सादगी मगर शान के साथ अंजाम पाई। वही होरिया जो कभी मिट्टी की झोंपड़ी में फाके करती थी, अब इस सल्तनत की मुल्का थी। मगर उसके दिल में जरा सा भी गुरूर न आया। उसने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। बावर्ची खाना जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, अब वहीं से भौकों के लिए खाना निकलने लगा। हारिस को शाही फनकार मुकर्रर किया गया और उसकी मां मुकम्मल सेहत याब हो गईं। बादशाह ने एक दिन होरिया से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि तख्त विरासत से नहीं किरदार से मिलता है, और यूं साबित हुआ कि सादगी, सब्र और सच्चाई आखिरकार हर तख्त से बुलंद होते हैं।